आप जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो यहाँ की विविधता और यहाँ की जनसंख्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कॉमन है अमेरिका के हिसाब से, चैलेंजेस की नज़रिए से, जो हिंदुस्तान कर सकता था लेकिन फिलहाल लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं? धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि वैक्सीन की जो स्पीड भारत के अंदर है वो बहुत बहुत स्लो है। अभी भी 2% लोग फुली वैक्सीनेटेड है आबादी के। अमेरिका के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो 30% है। इजराइल में 60% लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है, 60। यूके ने 21% पिक किया। तो क्यों वैक्सीनेशन की स्पीड लो है? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहली बात, वैक्सीन हेजिस्टेंसी, जो पब्लिक के अंदर भ्रामियां फैलाई गई अलग अलग धीरज क्यों है, इसका जवाब वैक्सीन। मेरे पास है। अक्सर मैं आपसे जवाब लेता हूं, एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेताओं ने भ्रम फैलाया शुरुआत में बिल्कुल कि वैक्सीन जो है वो लेंगे आप तो ये हो सकता है, और ये तो अमुक पार्टी की वैक्सीन है वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग एप्रीहेंशन में आ गए, उन्होंने लगवाया नहीं, अब लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब एकदम से हाँ प्लीज। हाँ, और मैं तो ये जानना चाहूंगा, उन कौन से नेताओं ने वायरोलॉजी का पीएचडी किया है? उन कौन से नेताओं ने पेशेंट्स देखे हैं? उन्होंने राजनीति की पीएचडी की है, लेकिन उस पर अभी नहीं जाते। जनसंख्या के हिसाब से आप समझते हैं क्या सबसे मेजर चैलेंज जो हमारे सामने है वो पॉपुलेशन है हमारी? देखिए, पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और एजुकेशन लेवल और हाइजीन, ये कोरोना के पहले दिन से मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल से। और भारत में बहुत चैलेंजेस हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, हमारी जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, उनको मास स्केल के ऊपर एक्स्ट्रा प्लांट्स लगा के मल्टीप्लाई पहले से करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीन प्रोडक्शन की कॉस्ट, क्योंकि मैं फाइनेंस समझता हूं हेल्थ केयर के, पेनीज में आती है। जब आप मास करोड़ों के हिसाब से प्रोड्यूस करिए, तो जो 150 रुपए के ऊपर वो कमा रहे थे, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। और अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो कॉस्ट और नीचे गिरेगी। वो क्यों ऊपर बढ़ रही है, ये समझ से बाहर है। हाँ, ये बात जरूर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगता है, लेकिन ये जानना जरूरी है, एस्ट्राजेनेका ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की। मतलब जो भारत की ये जो सीरम इंस्टीट्यूशन है, सारा रिसर्च और डेवलपमेंट तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने फ्री में करके भारत को दिया, ताकि वो इंडिया को भी दे और कोवैक्स को भी दे। तो कहीं ना कहीं जो सीरम इंस्टीट्यूशन है, उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसमें भी मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज इसको रेस करिए। नंबर 2, जो भारत बायोटेक है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है। उसके अंदर इंडियन जो सरकारी साइंटिस्ट ने काम किया है, तो क्यों वो इसकी प्राइस बढ़ा रहे हैं? और नंबर 3, क्या हम ये टेक्नोलॉजी अपने पास रखे बगैर, भारत में इतनी अदर कंपनीज हैं जो इसको मास प्रोड्यूस कर सकती है, दे सकते हैं? और नंबर 4, जो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, आप शायद जानना चाहेंगे कि फाइजर, मॉडर्ना और अब जहां तक मुझे समाचार आ रहा है, क्योंकि मैं डाटा बहुत क्लोजली देखता हूं, उन्होंने भी ऑफर किया है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे विदाउट अर्निंग मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर हम इसको पिक करें तो इंडिया में मास स्केल पे वैक्सीन प्रोड्यूस हो सकता है। अगले साल नहीं, इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर मास स्केल में, जो इंडिया की आबादी को कवर करेगा। और सर, ये आखिरी पॉइंट बोलना चाहूंगा, वी आर इन अ रेस अगेंस्ट द वायरस। या तो वायरस 70% आबादी को अपने, अगर हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर वो इसी तरीके से जान लेता रहेगा। डॉक्टर धीरज, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इन कंपनीज को जो प्रोड्यूस कर रही थी वैक्सीन को, उनको उनके ऑर्डर्स के हिसाब से आप पहले से परचेज करते, जो कि नहीं किया गया, तो इससे स्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। क्या अप्रूवल के पहले परचेज, क्योंकि ये कई जगहों पर हुआ है, हालांकि उसमें अपने जोखिम भी शामिल होते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।